कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वैभव सिंह गुप्ता और मैं स्वागत करता हूं आपका आज के इस पॉडकास्ट में। आज है 26 जनवरी 2025। 26 जनवरी 1950 को भारत ने अपना संविधान लागू किया। हम एक गणतांत्रिक देश बने। आप लोग ज़रूर जानिए कि 26 जनवरी का क्या महत्व है, क्यों संविधान सभा का गठन हुआ था और संविधान बनने के लिए जिस समिति का गठन हुआ उस समिति में कितने लोग थे और उनकी क्या काबिलियत थी, क्या योग्यता थी कि वो सभी लोग संविधान सभा में उपस्थित रहे सदस्य के रूप में, और उसका चेयरमैन कौन था और उस चेयरमैन बनने के लिए जिस व्यक्ति को चुना गया वो व्यक्ति कितना महान था, कितना बड़ा, कितना पढ़ा लिखा होगा कि उसने दुनिया के बहुत सारे देशों के संविधान को पढ़ा, देखा, समझा, एडिट किया, उसमें से चीज़ें निकाली जो भारत के पक्ष में हो सकती थी और उसे संविधान सभा की सहायता से उसमें एडिट किया गया। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बैठकें हुई, बहुत सारी समितियां बनी, किन किन चीज़ों को लागू किया गया सब आप जानिए। हालांकि मैं तो इतना जानकार नहीं हूँ, फिर भी आपको इंटरनेट पर, यूट्यूब पर तमाम ऐसे वीडियोज़ मिल जाएंगे। अच्छे लोगों के वीडियो देखिए आप, तमाम ऐसे वीडियोज़ मिल जाएंगे जो आपको कुछ अच्छी चीज़ें बताएंगे। कि बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि आरक्षण क्यों लागू किया गया था, क्यों, क्या ज़रूरत थी आरक्षण की, जब हम स्वतंत्र हैं, आज़ाद हैं, सब बराबरी के हकदार हैं, तो क्यों आरक्षण लागू किया गया था। जब आप पढ़े लिखे कम होंगे तो आप इसका सही जवाब नहीं दे पाएंगे। जब आप पढ़े लिखे होंगे, जब आप SC ST कास्ट के लोगों की परिस्थितियों से जब अवगत होंगे कि क्या स्थिति रही उनकी 1950 से पहले और अभी क्या स्थिति है उनकी, तब आप ये सवाल जवाब कर पाएंगे, जवाब अपने आप को दे पाएंगे और सही फैसला ले पाएंगे जीवन के कुछ पहलुओं पर। क्यों संविधान सभा का गठन इस बेसिस पर किया गया कि संविधान सभा नया संविधान बनाएगा, और बहुत सारे देशों का संविधान लेकर हमने क्यों संविधान बनाया। बहुत सारी तमाम तरीके की चीज़ें हैं। अगर आप जानेंगे तो आप बेहतर इंसान बनेंगे और समझेंगे कि 1947-1950 का भारत क्या था, या उससे पहले के भारत में किन चीज़ों से ली गई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या क्या कानून बनाए थे और उन कानूनों के आधार पर उनमें परिवर्तन किए गए, उनमें बहुत सारी चीज़ों को बदल कर हमने एक संविधान लागू किया जो भारत देश को एक सूत्र में जोड़ देता है, एक सूत्र में बांध देता है, एकता का परिचय देता है। हम इतने विभिन्न लोग, इतनी विभिन्न बोलियाँ, भाषाएं, रंग, रूप, पहनावा, खान पान, जगह, पानी, हवा, सब बदलती है। जो नहीं बदलती वो है भारत के प्रति हमारा प्रेम। हम तमाम भारतीय दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी जगह में हो, किसी भी देश में हो, कहीं पर भी हो, लेकिन जब भारत की बात आती है तो हमें वो एक सूत्र में बांध देता है और हम बंधे चले जाते हैं भारत की ममता के प्रति, अपना प्रेम दिखाने के लिए, प्रेम जताने के लिए और प्रेम का अनुभव करने के लिए। जताना शायद सही शब्द नहीं होगा, लेकिन प्रेम का अनुभव हमारे अंदर है। जब देशभक्ति की भावना हमारे अंदर होती है तो हम अपने देश के लिए बेहतर सोच पाते हैं, अपने लिए बेहतर सोच कर पाते हैं, काम कर पाते हैं। तो अच्छा लगा, आज बहुत सारे लोगों ने स्टेटस लगाया, बहुत सारे लोगों ने अपने अपने बारे में, बहुत सारे जो राइटर्स हैं वो लिखते हैं, अपना पोस्ट करते हैं, वो देखकर अच्छा लगता है कि हाँ, हम इतने बंधे हुए, इतने जुड़े हुए लोग हैं। आप भी जानिए उन सब चीज़ों के बारे में, जो चीज़ें तब लाजमी थी, जो चीज़ें तब ज़रूरी थी और अब ज़रूरी हैं या नहीं हैं। आप पढ़े लिखे रहेंगे। पढ़े लिखे होने का मतलब मैं आपको एक बार बिल्कुल आसान भाषा में स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि पढ़े लिखे होने का मतलब डिग्री से नहीं है। डिग्री से हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर डिग्री वाला आदमी पढ़ा लिखा हो। मैंने भी 1-2 ऐसी डिग्रियां ली हैं जिनको लेने न लेने से मेरे ज्ञान में कोई अंतर नहीं होगा। मेरा समय उसमें गया, मैंने फीस दी उसमें, मैं कॉलेज गया, मैंने एग्ज़ाम दिया, लेकिन उसको करने के बाद मुझ में उस विषय के प्रति कोई भी ज्ञान की वृद्धि नहीं हुई, उस विषय में कोई ज्ञान वृद्धि नहीं हुई। तो इसका मतलब ये है कि डिग्री से आपको ज्ञान का कोई लेना देना नहीं है। एक हद तक डिग्री अगर कोई करते हैं, आप मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस में आपने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, तो आपकी ज्ञान की वृद्धि हो सकती है, हो सकता है ना भी हो, क्योंकि आप कॉलेज गए ही ना हो। मेरे जानने वाले बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने मास्टर्स कर लिया, MA कर लिया पॉलिटिकल साइंस में, समाजशास्त्र में और तमाम विषयों में, और उनको उन विषय के पेपरों के बारे में पता नहीं है। और ऐसी 1-2 यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ थी। दिल्ली में मैं रहा, वहाँ भी 1-2 दोस्त रहे, और मेरे घर के तमाम आसपास के लोग, वो पास हो जाते हैं, कुछ भी लिख के आते हैं और पास हो जाते हैं। ऐसी व्यवस्था है। आप पढ़िए, किताबें पढ़िए, अच्छी किताबें अच्छे लोगों द्वारा लिखी गई, और जो शिक्षाविद रहे हैं या जो हिस्टोरियंस हैं
या जो महान लोग हैं, जैसे भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो पुस्तकें लिखी हैं, आप उन पुस्तकों को पढ़ सकते हैं। महात्मा गांधी ने जो पुस्तकें लिखी हैं उनमें से कुछ पुस्तकें आप पढ़ सकते हैं। उन्होंने वैसे बहुत सारी पुस्तकें लिखी है और भारत सरकार उनकी पुस्तकों का एक कलेक्शन पब्लिश करती है जिसमें 100 पुस्तकें हैं, 100 किताबें हैं महात्मा गांधी की। तो अगर आप उनको पसंद करते हैं, उनको समझना चाहते हैं कि गांधी चीज़ क्या है, गांधी इतनी बड़ी हस्ती रहे हैं, इतनी बड़ी हस्ती हैं अभी भी। हम नेताओं के भाषण में बह जाते हैं और गांधी को मामूली समझते हैं कि उन्होंने ये कर दिया वो कर दिया। नहीं, गांधी जी को समझने के लिए आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा। मैंने उनकी 1-2 किताबें खरीदी हैं। मैंने माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, जिसका हिंदी अनुवाद है सत्य के साथ मेरा प्रयोग, मैंने पढ़ी, मुझे बहुत अच्छी लगी, बेहद पसंद आई। और मुझे लगा कि ये आदमी इतना सच्चा है, इतना क्लियर है, उसके थॉट्स इतने क्लियर हैं। आप पढ़िए उनके बारे में। आप मेरे कहने पे या किसी नेता के कहने पे तो बिल्कुल मत जाइए। किसी भी पार्टी का कोई भी नेता हो तो उसके कहने पे तो ना जाए। आप वो चीज़ देखिए कि क्या वो कर रहा है, किस तरीके से उसने ज़िंदगी जी और क्यों वो व्यक्ति इतना चर्चित है। आपको उससे सीखने को मिलेगा। आप गांधी जी की पुस्तकें पढ़िए, अम्बेडकर जी की पुस्तकें पढ़िए, और अगर हिस्ट्री बुक्स पढ़नी है तो आप एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ सकते हैं। और हिस्ट्री की पुस्तकें या उनमें महान लोगों की पुस्तकें पढ़नी है तो डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किताबें लिखी हैं, उन किताबों को पढ़िए। और तमाम चीज़ें हैं, आप लोगों को पता है, आपको एक बार सर्च करना है, बस वो चीज़ें आ जाएंगी। आप उनके बारे में पुस्तकें पढ़िए। तो ये सब चीज़ें कर सकते हैं आप। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, और आपके पास अगर समय है तो ज़रूर करिए। अगर किताबें नहीं भी पढ़ सकते हैं तो अच्छे लोगों का रिसर्चर लोग हैं उनके वीडियोस देखिए, यूट्यूब पर उपलब्ध होंगे। और आपको लगता है कि ये व्यक्ति गलत है, दूसरे का वीडियो देखिए। और एक बहुत बड़े शिक्षाविद हैं, वो कहते हैं कि अगर आप किसी एक व्यक्ति के बारे में किसी एक व्यक्ति से सुनते हैं, यानी कि मैं किसी एक व्यक्ति की अच्छाई बुराई बता रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो व्यक्ति अच्छा बुरा है, इसका मतलब ये है कि मैं उस व्यक्ति को वैसा देखता हूँ। तो उनके कहने का अर्थ ये है कि किसी एक व्यक्ति के बारे में आपको जानना है तो आप 10-15 लोगों के मुंह से सुनिए या उनकी किताबें पढ़िए या उनके बारे में पूछिए उन 15 व्यक्तियों से। 15 व्यक्तियों से सुनने के बाद आप ये फैसला ले पाएंगे कि जिस व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है वो व्यक्ति कैसा है। हो सकता हो वो व्यक्ति मेरे प्रति खराब हो तो मैं उसे खराब कह रहा हूँ, लेकिन बाकी 28 लोग वो कह रहे हैं कि वो व्यक्ति अच्छा है। तब आपको लगेगा कि नहीं, हो सकता है मेरा उस व्यक्ति के साथ रिश्ता अच्छा ना हो, इसलिए मैं उसे खराब कह रहा हूँ। तो इसलिए आप किसी एक व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं तो बहुत लोगों से पूछिए, बहुत लोगों से पढ़िए। मान लीजिए आप नेहरू जी के बारे में जानना चाहते हैं तो बहुत लोगों की किताबें पढ़िए जिसमें उन्होंने नेहरू जी का जिक्र किया हो, तो आपको पता चलेगा कि नेहरू जी क्या पर्सनालिटी थी, क्या हस्ती थी। गांधी जी के बारे में पढ़ना है, भगत सिंह जी के बारे में पढ़ना है, या किसी भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के बारे में पढ़ना हो, या किसी व्यक्तित्व के बारे में पढ़ना हो। जैसे स्टीव जॉब्स के बारे में आपको पढ़ना है तो वॉल्टर आइजैक्सन एक बड़े अच्छे राइटर हुए, वो बीबीसी में शायद थे, मुझे याद नहीं आ रहा है पूरी तरीके से, लेकिन शायद वो बीबीसी में ही थे, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी में थे, वो एडिटर के पद पर शायद रहे होंगे। वो किताबें बड़ी अच्छी लिखते हैं। तो मैंने उनकी 2 किताबें पढ़ी है। एक स्टीव जॉब्स, जो कि उनकी किताब बहुत बिकी हुई है, पूरी दुनिया में बिकती है, चौराहे चौराहे जहाँ किताबें बिकती है वहाँ वो होती ही किताब है, उस पर स्टीव जॉब्स की एक फ़ोटो लगी हुई है, ऊपर उसका शीर्षक है स्टीव जॉब्स और राइटर का नाम है वॉल्टर आइजैक्सन। मुझे लगता है शायद वो किताब हिंदी में भी होगी, अगर आप उसे पढ़ सकें तो पढ़ें, आपको पता चलेगा कि क्या व्यक्तित्व थे वो। एलॉन मस्क उन्होंने अभी जल्दी ही लिखी है, एलॉन मस्क के नाम पर किताब, उनकी जीवनी है, उसमें वॉल्टर आइजैक्सन ने लिखी, बेहद अच्छी किताब है। लेकिन मुझे स्टीव जॉब्स वाली ज़्यादा पसंद है क्योंकि वो उसमें स्टोरी जिस तरीके से वो बताते हैं स्टीव जॉब्स के बारे में, वो मुझे अच्छी लगी। हाँ, तो हम बात कर रहे थे किसी व्यक्ति के बारे में जानना हो तो बहुत सारे लोगों से सुनिए, जानिए उनके बारे में। और हम मतलब अब धीरे धीरे हमारी उम्र बढ़ रही है, धीरे धीरे हम समाज में उठना बैठना चलना सीख रहे हैं, तो हमें जानना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा कि जिन चीज़ों की ज़्यादा बात होती है उसे आप ज़रूर जानिए। आपको किसी से लड़ने के लिए या वाद विवाद के लिए उस विषय पर जानकारी की आवश्यकता नहीं है। आपको ये समझना है कि क्यों इसकी बात हो रही है, क्यों हर भाषण में नेता गांधी जी का नाम लेते हैं, क्या महान कर दिया उस व्यक्ति ने, क्या बदलाव कर दिया उस व्यक्ति ने, क्या बड़ा कर दिया उस व्यक्ति ने। तो आपको तब जानने की ज़रूरत होती है, आप अपने आप से सवाल कर पाएँ, लड़ पाएँ कि अरे यार, ये व्यक्ति को तो गलत कह रहा है, वो इस व्यक्ति के बारे में गलत कहता है। आप इंदिरा जी की बात हो रही है, आपको कुछ पता ही नहीं, हमको कुछ पता ही नहीं। जवाहरलाल नेहरू जी की बात हो रही है, हमें कुछ पता ही नहीं। हम नेताओं के भाषण से सुन रहे हैं कि वो ऐसा करते थे तो हमने मान लिया, हमें कुछ पता ही नहीं। हम कुछ नेताओं के भाषण और बयान सुन के समझते हैं कि हमने सब जान लिया, कुछ नहीं जाना हमने, कुछ नहीं जाना हमने।
वो जितनी बड़ी हस्ती हैं और जितना काम उन्होंने किया है और जिस दौर में किया है, जिस समय में किया है, क्या स्थिति परिस्थिति थी, कुछ नहीं जानते हम। या मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। जिसके बारे में भी आप जानना चाहते हैं, आप लियोनार्डो डा विंची के बारे में जानना चाहते हैं कि वो दुनिया का इतना बड़ा महान पेंटर जिसने मोनालिसा नामक पेंटिंग बनाई और द लास्ट सपर नाम की पेंटिंग बनाई। मैं कल ही उनके बारे में एक वीडियो देख रहा था, मैंने पॉडकास्ट बनाया, उसी के बाद मैं कहीं मुझे दिख गया लियोनार्डो डा विंची द ग्रेटेस्ट मैन हु एवर टुक बर्थ ऑन दिस प्लैनेट। मतलब वो वीडियो का टाइटल ऐसा था कि महानतम व्यक्ति जिसने इस दुनिया में जन्म लिया। तो मैंने वीडियो देखना शुरू किया, मैंने 1.5 घंटा उनके बारे में देखा, कैसे वो इतने महान पेंटर बन गए और कैसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी बहुत सारी पेंटिंग्स अधूरी छोड़ दी क्योंकि उन्हें लगता रहा कि ये तो अधूरी है, ये अच्छी नहीं है। कैसे उन्होंने 15,000 से भी ज़्यादा पन्नों की अपनी डायरियाँ बनाई थी, उसमें साइंस से लेके, बायोलॉजी से लेके, फिज़िक्स से लेके, टेक्नोलॉजी से लेके, मैकेनिक्स से लेके तमाम चीज़ों पर उन्होंने बातचीत की है। कैसे वो व्यक्ति इतना ज़्यादा बड़ा पेंटर बन गया, कैसे उसने मोनालिसा बनाई और मोनालिसा में क्या चीज़ें ख़ास हैं, उसकी मुस्कान पेंटिंग की कैसी है और उसमें शैडो की बात की, उसकी परछाई किस तरीके से बेहतरीन है और कैसे उन्होंने सीखा। 14 वर्ष की उम्र में वो अपने शहर के बहुत बड़े पेंटर के यहाँ इंटर्नशिप करने के लिए लग गए, उनके पिताजी ने उनको लगवा दिया और ये लगा कि व्यक्ति अच्छा है। अभी मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं जानता, मैं नहीं बात कर सकता, लेकिन मुझे एक उत्सुकता हो रही है कि कैसे वो इतना महान व्यक्ति बन गया। और उन्हीं के समय में थे माइकल एंजिलो, पता नहीं मैं नाम सही तरीके से नहीं ले पा रहा हूँ, उनका यही शायद नाम था। वो उनके कंटेम्प्रेरी पेंटर, राइटर और उस समय के महान व्यक्तियों में से एक से रहे। तो उनसे इनका बड़ा 36 का आंकड़ा रहता था, बहुत मतभेद रहता था। तो अभी मैं उनके बारे में भी देखूंगा, मैंने अभी देखने का प्रयास नहीं किया। और हाँ, वैशाली की नगर वधू मैंने ख़त्म कर दी साहब। आचार्य चतुर्सेन जी की बेहतरीन कालजयी किताब को मैंने पढ़ लिया एक बार। हाँ, मज़ा आया, बहुत मज़ा आया, अच्छा लगा। और एंड उसका इतना प्यारा है, एंड तो छोड़िए, हर एक पेज उसका बहुत अच्छा है। लगता है कि बंद ही ना हो, समय सोना ही ना हो रात को जब पढ़ रहे हैं, तो लगता है कोई काम हो ही ना, मोबाइल बजे ही ना, पढ़ते ही जाएं। लेकिन मैंने लगभग 15 से 15-20 दिन में मैंने वो किताब ख़त्म कर दी और अच्छा लगा। मैं उसे फिर से पढ़ूंगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे फिर से जानने की उत्सुकता है उसमें। कुछ चीज़ें जो छूट गई होंगी शायद पहले पढ़ने में, तो वो चीज़ें मुझे फिर से पढ़नी है, मुझे अच्छा लगा। हाँ, अब मैं सवाल ले लेता हूँ। 2-3 सवाल आए हैं मुझे राहुल चौधरी उज्जैन से। तो वो मैसेज करते हैं कि क्या आपने जो ये कविता पढ़ी है, उनका मैसेज कुछ और है, मैं छोटे शब्दों में अपना बता दे रहा हूँ आपको मैसेज। उन्होंने पूछा है कि क्या आपने जो ये गज़ल पढ़ी है वो आपको याद थी? नहीं, मैं किताब लेकर बैठा था और मैं पढ़ ही रहा था उसको, तो फिर पॉडकास्ट बनाने लगा, तो मैं जल्दी से वो किताब खोलकर मैंने वो आपको सुना दी कि फिर कोई होगा दिलेज़ार। तो ये वाला फिर कोई आया दिलेज़ार, माफ़ कीजिएगा, तो वो मैंने पढ़ ली। दूसरा मैसेज है रानी नाम लिखा हुआ है। मैंने उनको थैंक यू करके वो कर दिया। उन्होंने कहा कि आपका पॉडकास्ट अच्छा लगता है और सुकून देता है, पर आप नहीं बना पा रहे थे बीच में, तो इंतज़ार रहता था। थैंक यू मैम, मैं प्रयास करूँगा कि अब पॉडकास्ट बनाऊँ। और बातचीत करना अच्छा भी लगता है मुझे, क्योंकि मैं बाहर ज़्यादा लोगों से बोलता नहीं हूँ। और मैं आपको ऐसा लगता होगा कि मैं बहुत बोलता हूँ, लेकिन यकीन मानिए मैं बाहर बहुत कम लोगों से बातचीत करता हूँ। मैं थिएटर में भी कम ही लोगों से बातचीत करता हूँ, बस काम जितना है उतना, बाकी मैं समय वेस्ट कर देता हूँ बहुत सारा। तो मैं पॉडकास्ट बनाने का पूरा प्रयास करूँगा। और तीसरा मैसेज बहुत ही पर्सनल था, उन्होंने अपनी थोड़ी कहानी बताई है, तो मैं आपको बताऊँगा बाद में कभी। आज तो बहुत वक्त हो चला है। पॉडकास्ट में आप इतना समय देते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो लोग नहीं सुनते हैं उनका भी बहुत शुक्रिया। तो वो तो नहीं सुन रहे हैं, उनका शुक्रिया करने से कोई फ़ायदा तो नहीं है, फिर भी आपका बहुत शुक्रिया। और जो सुन रहे हैं उनका तो ख़ास तौर पर बहुत शुक्रिया कि आप इतना वक्त दे रहे हैं मुझे, जिसे आप जानते भी नहीं हैं। और बहुत सारी बातें करनी है आपसे, धीरे धीरे करेंगे। और आप भी अपनी कहानी धीरे धीरे बताइए मुझे, अपने बारे में, अपने परिवार, अपने लोगों के बारे में, अपने प्रेम संबंधों के बारे में, कुछ भी आप जो चाहें बता सकते हैं। और यकीन देखिए, पूरा भरोसा रखिए कि मैं सिर्फ आपको ही बताऊंगा पॉडकास्ट पे। और आप चाहें तो मैं आपका नाम गुप्त भी रख सकता हूं, क्योंकि मेरा नाम ही गुप्ता है, वैभव सिंह गुप्ता। घटिया जोक था, लेकिन फिर भी चला लिया जाएगा काम। तो ठीक है, आप बताइए अपनी कहानी। और तब तक के लिए आप अच्छा खाएं, साफ पहने, और सबसे ज़रूरी चीज़ जो मैं पिछले पॉडकास्ट में बोलना भूल गया था कि बड़ा ख्वाब देखना न भूलें, न छोड़ें। ख्वाब देखते रहें और उसके पीछे लड़ते रहें।
मैं वैभव सिंह गुप्ता आज अभी के लिए आपसे लेता हूँ इजाज़त। आज है 26 जनवरी 2025। गणतंत्र दिवस की आपको फिर से शुभकामनाएं। और इस महान देश में जन्म लेने के लिए हम आप सब लोग बहुत खुश होके ईश्वर का धन्यवाद करें, अपने माँ बाप का धन्यवाद करें, इस सरज़मीन का धन्यवाद करें और मिट्टी चूम कर कहें कि हे खुदा, है परवरदिगार, है मालिक, हे ईश्वर, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमको भारत में जन्म दिया। हम इस मिट्टी के काम आ सके, इस मिट्टी में मिल के, इस मिट्टी में हवा में सांस लेके बहुत धन्य हुए। शुक्रिया।